नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज भाई एक ऐसी घटना हुई है जो सालों में एक बार होती है। क्या हुआ है पूरा डिटेल में मैं आपको खबर लेकर के आया हूं और पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई 26 जनवरी के दिन पूरा देश झूम रहा था और गणतंत्र दिवस की मतलब शुभकामनाएं और रिपब्लिक डे की सेरेमनी पूरे इंडिया भर में चल रही थी। लेकिन भाई इसी दिन जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील है यूरोपीय यूनियन के साथ, वो साइन हो गया। सवाल ये नहीं है कि साइन हो गया, इसके बारे में तो खबर बहुत दिनों से आ रही थी। जिस तरीके से इन दोनों देशों ने मतलब इंडिया एक देश हो गया, यूरोपीय यूनियन एक कलेक्शन ऑफ देश है जिसमें टोटल 27 देश हैं भाई। और इन सभी ने मिलकर के भाई ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो संकेत देकर के वीडियो मैसेज जारी किया है। उसमें ये बताया है कि ये जो डील है ना भारत का के लिए मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा। और भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें दोनों देशों ने मतलब ईयू को मैं एक देश ही मान के चलता हूं क्योंकि एक ही तरीके का संस्था है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि भाई जो इस तरीके का फ्रैक्चर मतलब दुनिया भर में जो अमेरिका की दादागिरी के कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना वो जिस तरीके से धराशायी हुआ है ना, ये उसको संकेत दे रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने दोनों ने मिलकर के भाई क्या ही संकेत दिया है। आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। बट ये जो 27 तारीख को देखो आज क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मोदी जी ने क्या बोला 27 तारीख को हम लोग ऐसी मतलब जो ट्रेड डील है ना किसके साथ कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं भाई, 27 देश हैं। ये डील तो साइन 26 तारीख को ही हो गई थी लेकिन ऐलान 27 तारीख को किया गया ताकि भाई ऑप्टिक्स बना रहे। 26 जनवरी के दिन इस खबर को अच्छे से नहीं किया जा सकता था। और इतना ही नहीं भाई, जो मोदी जी है ना, जो यूरोपीय यूनियन के जो एक मेंबर हैं एंटोनियो कोस्टा, वो भाई इंडियन ओरिजिन के हैं, वो गोवा में पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, वो जब 18 साल के थे तब वो पुर्तगाल गए थे और उनको मोदी जी ने क्या बोला है भाई, उनको दर्जा दिया है कि वो पुर्तगाल के भाई महात्मा गांधी है। इतनी बड़ी तुलना मतलब दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। अब खबर को हम विस्तार में समझ लेते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा भारतीय अमीरों को होने वाला है भाई। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सारी गाड़ी कहां बनती है, यूरोपीय यूनियन में बनती है। अभी के डेट में कुछ कुछ गाड़ियां बीएमडब्ल्यू के इंडिया में बनती है जो सस्ती है 50-60 लाख की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो फ्रंट रनर मतलब एक क्वालिटी की समझ लो कि जैसे मर्सिडीज जी वैगन हो गया जिसकी कीमत भारत में आते आते 5 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। तो इस डील में यह होगा कि अभी के लिए फिलहाल जो टैक्स लगता था एक्सपोर्ट मतलब जो भी गाड़ी यूरोपीय यूनियन से भारत आती थी उस पर 110% का टैरिफ लगता था, अभी फिलहाल उसको 40% पर कर दिया गया है। और भाई धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 सालों में इस टैरिफ को 10% पर कर दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ी जीत यूरोपीय यूनियन को मिला है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा या चौथा कार मार्केट है अगर हम यूरोपीय यूनियन को निकाल दें। सबसे नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे जापान जिसको हम आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। तो भाई यूरोपियन मार्केट को एक कार कंपनी चाहिए था। अभी पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन अमेरिका और चाइना पर पूरी तरीके से निर्भर है अपने एक्सपोर्ट को लेकर के। अब भाई खबर को डिटेल में समझ लेते हैं। 26 जनवरी का असली गिफ्ट मिल चुका है। उर्सुला वंडर लेयन, इनका नाम थोड़ा मतलब प्रोनाउंस करने में, एंटोनियो कोस्टा वेयर द ज्वाइंट चीफ ऑफ मतलब चीफ गेस्ट थे, ये सबको पता है। दिस मार्क्स द फर्स्ट time the entire EU leadership attended as guest of honor. Modi Ursula handshake at Rashtrapati Bhavan signals a new world order. The 27th January announcement was
timed specifically to celebrate the 77th Republic success. To total 21 trade deal existed. This becomes the mighty 22nd. देखो, अभी तक भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत 21 डील कर लिया है। ये 22वां डील था। और भाई ये क्या ही डील था और कैसे हुआ है? शिफ्ट फ्रॉम द वेस्टर्न डिपेंडेंसी टू अ मल्टीपोलर ट्रेड अलायंस। तो भाई पहले क्या था कि हम पूरी तरीके से अपने एक्सपोर्ट के लिए या तो अमेरिका या यूरोपीय यूनियन पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो भारत की सरकार है उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए भाई अगली खबर देखते हैं हम क्या होगा। 25% ग्लोबल जीडीपी का कंट्रोल। अभी करंट स्थिति में आपको बता दूं, ग्लोबल इकोनॉमी का जो पावर है इंडिया और ईयू दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल जो जीडीपी है उसका 25% होता है। ऑब्वियसली अभी करंट स्थिति में जो जीडीपी है मतलब नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था पूरे यूरोपीय यूनियन का, जिसमें 27 देश आते हैं, 27 देश आते हैं, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ये बड़े बड़े देश हैं। उसके बाद इसकी इकोनॉमी अभी 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर देखा जाए तो ये नंबर 2 पर है भाई, याद नंबर 3 पे चाइना और यूएस में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है, और भारत की इकोनॉमी अभी चौथे नंबर पर है। देखा जाए तो भारत की 4 है, इनकी 17 है, तो अभी बहुत बड़ा फासला हमें कैच करना है। इसके बावजूद भी ये 25% का जीडीपी करते हैं भाई। द ट्रेड वॉल्यूम डोमिनेंस 1/3 ऑफ टोटल ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम। मतलब ये जो भी है $200 बिलियन का टारगेट रखा गया है 2030 तक, बट मेरा ये मानना है कि ये उससे ज़्यादा हो जाएगा और बहुत आसानी से हो सकता है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ईयू सरपासेस इंडिविजुअल जायंट्स। देखो भारत और अमेरिका और भारत और चाइना ये दोनों एक मतलब जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, बट ईयू ब्लॉक को और कंबाइन करके देखा जाए तो भारत और ईयू में जो ट्रेड है वो नंबर 1 पर है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन है। इससे क्या होगा कि इससे अब और भी ज़्यादा ट्रेड होगा। अगर ज़्यादा ट्रेड होगा तो सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा भाई? भारतीय लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो है नहीं, फार्मा पर तो है नहीं, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज और टेक्सटाइल पर जो टैरिफ है उसका बहुत बुरा असर भारत पर हो रहा है। तो उसके लिए नया मार्केट यूरोपीय यूनियन बन गया है, जहां पर हम लोग अपने कपड़े को बेच सकते हैं। पहले यूरोपीय यूनियन भाई 15% का टैरिफ लगाता था, अब हो गया है वो 0। मतलब बांग्लादेश के जो भी गारमेंट का एक्सपोर्ट यूरोप में जाता था उसको अच्छे तरीके से स्लैश कर दिया गया। मतलब भारतीय टेक्सटाइल अब बांग्लादेश में जा सकती है। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन 6000 प्लस यूरोपियन कंपनीज ऑलरेडी इन इंडिया। 6000 से ज़्यादा यूरोपियन कंपनी ऑलरेडी भारत में है। टैरिफ रिडक्शन 96% ऑफ ईयू गुड्स इंटर इंडिया विथ जीरो एंड मिनिमल टैरिफ्स। समझ लो 96% ऑफ ईयू प्रोडक्ट, चाहे हेवी इंडस्ट्री का हो गया, एयर प्लांट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने का सब कुछ हो गया, वो आसानी से आ सकता है। बायलेटरल टारगेट तो रखा गया है $200 बिलियन का, बट मेरा मानना है कि 200 नहीं भाई 500 तक का टारगेट रखा जाए। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अमेरिका को मिर्च क्यों लग? देखो अब अमेरिका को मिर्ची तो लगनी लाजमी है, क्योंकि जो अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था ना, सो कॉल्ड एडिशनल टैरिफ, वो यूरोपीय यूनियन के दबाव में डाला था रसिया के ऊपर, ताकि रसिया के साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का वो समाप्त हो जाए। और भाई धीरे से अब इंडिया के साथ ही यूं ने ट्रेड डील कर लिया, और जो अमेरिका है ना, जो हार्ड वॉर खेल रहा था वो अब झुक रहा है भाई। बयान भी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। टेड क्रूज ने तो अपना ऑडियो लीक करवा दिया है। मतलब अब जो घमासान चल रही है ना डोनाल्ड ट्रंप के बाद, उनकी सत्ता कौन संभालेगा? तो वहां पर प्रेसिडेंशियल लड़ाई में मार्को रूबियो, जेडी वेंस और टेड क्रूज ये तीनों आपस में लड़ कट के अब मरने वाले हैं। धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। साइटेड रसिया ट्रेड लीक्ड ऑडियो। कल मैंने आपको बताया था कि टेड क्रूज ने अपना वीडियो लीक कर दिया। उसमें भाई सीधा सीधी यही आरोप लगाया था कि जेडी वेंस, पीटर नवारो और डोनाल्ड ट्रंप ये तीनों मिल करके जो भारत के साथ संबंध है उसको खराब कर रहे हैं। और इसके पीछे किसी भी अमेरिकी को लॉजिक समझ ही में नहीं आया भाई। इसके पीछे कोई ना नीति है ना, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के का मतलब जो
एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका और भारत के बीच हुआ था ना, उसको पर्सनल लेवल पर लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ पूरे संबंध को खराब कर लिया भाई। यही हुआ है। और भाई इसके बाद अब बयान आ रहा है स्कॉट बेसेंट का, और जो टाइमिंग देख लो कि भाई ऑडियो लीक हुआ है कि भाई हम आपके साथ हैं। अब अमेरिका क्या क्या रुख होता है वो देखने वाले। EU ignored US pressure, India's options demonstrated master stroke, EU floor replaces US friction। अब क्या है कि भारत को झुकना नहीं पड़ेगा अमेरिका के पास, क्योंकि एक लेवरेज आ गया है इंडिया के पास। और भाई EU भी अब एक लेवरेज ये ले सकता है कि जो EU ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया था ना, उसमें और भी कुछ उंगली लगा सकता है, उसको डिले कर सकता है। तो पूरी तरीके से भारत और EU दोनों ने मिल करके अमेरिका को झुका दिया है। अब देखना होगा ट्रेड के मामले में अमेरिका का क्या रुख होता है। तेल का खेल, इंडियाज न्यू रिफाइनरी कैपेसिटी एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया एक्सपेंडिंग 300 MTPA $100 billion प्लांट बाय 2030, रशियन क्रूड सैंक्शन $100 billion इन्वेस्टमेंट बाय 2030। अब क्या होगा कि जो तेल का खेल बहुत सिंपल है, यूरोपीय यूनियन को सब कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो अपने यहाँ पर रिफाइनरीज लगाते हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। तो इससे हम लोग जो ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन को तेल और प्लास्टिक गुड्स भेज रहे हैं, वो आसानी हो जाएगी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब। अब ये कितना सही है मुझे नहीं पता, चाइना भी हो सकता है टॉप में, बट चाइना और इंडिया कंबाइंड अगर देख लिया जाए तो लगभग सारी दुनिया का तेल यही रिफाइन करते हैं। तेल भले कहीं निकलता है और रिफाइनरी इंडिया में होता है। रिफाइंड फ्यूल, जेट फ्यूल, EU मार्केट इकोनॉमिक्स रनिंग, रिफाइनिंग हब 200 मतलब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा भारत। द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, यूरोप बायज रिफाइंड फ्यूल फ्रॉम इंडिया नॉट क्रूड। देखो अपने पास तेल तो नहीं निकलता है, लेकिन हम उस तेल को खरीद करके, चाहे वो यूरोप से हो, सॉरी सऊदी से हो, रसिया से हो, वेनेजुएला, कहीं से भी, उसको रिफाइन करके, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है हम लोगों का। EU's acceptance accepts proceed oil to avoid US dependence। देखो अब इससे ये होगा कि भाई यूरोपीय यूनियन के पास एक बहुत बड़ा पावर हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, यूरोपीय यूनियन भाई पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर था, तो उसको लेवरेज मिल जाएगा। तो भाई तेल का खेल भी हम लोग समझ गए। मर्सिडीज BMW के बारे में बता ही चुका हूं दोस्तों, 110% का टैरिफ पहले लगता था, अब 10% तक हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 40% का टैरिफ होगा। और भाई जो शराब के शौकीन हैं, हाई एंड स्पिरिट, उस पर भी टैरिफ को 40% पर घटा के रख दिया गया है। मशीनरी एंड केमिकल्स, मतलब इस पर 22% का टैक्स नाउ अब जीरो हो गया। अब क्या है, जो केमिकल और मशीनरी, जो दोनों देशों में, इंडिया में भी मशीनरी बनता है और यूरोप में भी बनता है, दोनों पर 0% टैरिफ हो गया है। मिडिल क्लास बेनिफिट, एक्सेस टू यूरोपियन टेक्नोलॉजी एट इंडियन प्राइस। मतलब सबसे ज्यादा कंपीटिंग टेक्नोलॉजी अगर कहीं पे है तो यूरोप में है, और वो कार से रिलेटेड है। कार्स, ऑटोमोबाइल और जो हेवी इंडस्ट्री होता है ना, जो डे टू डे लाइफ में नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि अगर आप पेप्सी का फैक्ट्री देख लो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला प्लांट होता है ना, उसमें लगने वाला ऑटोमेटेड मशीनरी, हेवी मशीनरी, वो अब यूरोप से भारत आ सकता है बन करके, जिस पर 0% टैरिफ लगेगा। मतलब साफ है, जो जर्मन कंपनी जो प्रोडक्ट अपना बनाती हैं चाइना में, उसको डायरेक्टली इंडिया में आउटसोर्स कर सकती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जो शराब के शौकीन, उनका है एनुअल कोटा ऑफ 2.5 लाख यूरोपियन कार्स फॉर दिस रिड्यूस टैरिफ। अब क्या बताया गया है कि पूरे साल में 2.5 लाख यूरोपियन कार इंडिया में और इतनी कार को आसानी से इंडिया एब्जॉर्ब कर सकता है। भाई 140 बिलियन लोग रहते हैं, सॉरी 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि 1.4 बिलियन होता है। इंडियन MSME की लॉटरी लग गई है भाई। टेक्सटाइल एंड अपैरल, जो कपड़ा बनाने वाला काम होता है ना, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यू, डायरेक्ट एंट्री टू $236 बिलियन मार्केट। देखो यूरोपीय यूनियन का पूरा मार्केट है $263 बिलियन का। अगर इसमें से भाई हम 25 से 30 बिलियन डॉलर का भी हम मार्केट ले लेते हैं ना, वो आसानी से ले लेंगे, क्योंकि अपनी जो कंपनी है ना, वो धीरे से मॉडर्नाइज कर रही है, और बांग्लादेश को हम आसानी से compete कर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा
फायदा होगा। जो लेबर इंटेंसिव लोग हैं और जो लोअर इनकम कैटेगरी के लोग हैं उनको आसानी से जॉब देने में आसानी होगी। उसके बाद भाई लेदर्स एंड जेम्स, भारत में लेदर का काम जोर शोर से होता है और यूरोपीय यूनियन लोग बहुत सारा लेदर का जूता, जैकेट, पता नहीं क्या क्या, बैग, सब कुछ बनाते हैं। कार में भी जो लगता है वो भी लेदर बनता है। तो इससे क्या होगा, जो यूरोपीय यूनियन में कॉस्टली लेदर बनता है उसको वो भारत में आउटसोर्स कर सकते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है और लोग भी हैं काम करने के लिए। और ये मार्केट है $79 बिलियन का, इसमें से भी $30 बिलियन उठाकर रख लो। इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड जॉब्स, मैसिव सर्च इन इंजीनियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, जॉब क्रिएशन, मिलियंस ऑफ जॉब एक्सपेक्टेड। देखो अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो अपने पास जो है ना, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो थिन मार्जिन पर बनाते हैं, तो अपने लिए अगर 0% टैरिफ हो जाता है तो एक डायरेक्ट मार्केट होगा। मतलब डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, प्रोडक्ट को लॉन्च करिए और इंडिया से ईयू डायरेक्ट शिप कर दीजिए। कोई टैक्स नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मतलब घूमने की जरूरत नहीं है और इससे एक्सपोर्टर को बहुत फायदा होगा। डिफेंस में डबल धमाका भाई। डिफेंस में तो भाई अब ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि जो ट्रेड डील से ज़्यादा बड़ा बात तो ये है कि भाई डिफेंस में हमारी डील हो गई है। डिफेंस में क्या डील हुई है, सबसे पहले तो जर्मनी के साथ हमने $8 बिलियन या 8 बिलियन पाउंड का सबमरीन का डील किया है। फ्रांस के साथ रफाल की डील चल रही है भाई। और भी जो अन्य यूरोपीय यूनियन है जैसे इटली होगा, स्पेन होगा, इनके साथ भी अपना डिफेंस डील होने वाला है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनर्स फोकस ऑन मैरीटाइम, इंडिया प्रोड्यूसेस 1.5 लाख करोड़ एंड स्पेस टेक। स्पेस में भी जो फ्रांस की कंपनी है वो बहुत नंबर 1 है। यूरोपीय यूनियन भी अपने स्पेसशिप को इंप्रूव करना चाहता है, तो इसमें भी दोनों को फायदा होगा। ईयू कंपनीज टू मैन्युफैक्चर डिफेंस, साइबर थ्रेट्स एंड स्पेस टेक। अब भाई भारत को जो टेक्नोलॉजी चाहिए था जिसमें हमारी कमजोरी थी वो आसानी से मिल सकता है। ईयू टू हेल्प इंडिया एक्सपोर्ट डिफेंस गुड टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मतलब ईयू टू हेल्प, मतलब इंडिया में जो भी डिफेंस प्रोडक्ट बनेंगे ना उसका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। और भाई हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया और जो अफ्रीकन देश हो गया उसमें अपने मार्केट को कैश इन कर सकते हैं। कार्बन टैक्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोपीय यूनियन में। बहुत ये जो लिबरल टेक्नोलॉजी है बहुत चल रहा है, चैलेंजेस, ईयू हैज स्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंटल लॉज, ये फलाना ढिमका। अभी इसके बारे में डिटेल हमें नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये एफटीए होने के बाद इसमें भी हमें कुछ कंसेशन मिलने वाला है और आने वाले समय में क्या होता है वो देख लेंगे। किसानों से कोई समझौता, इस ईयू डील में किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है कि भाई हमें अपने डेयरी प्रोडक्ट और जो एग्रीकल्चर गुड्स जो यूरोपीय यूनियन में बनते हैं इसको दूर दूर तक टच ही नहीं किया गया भाई। अब ये समझौता क्लियर है, खासकर अमेरिका के लिए जो पूरी तरीके से भारत पर यह दबाव डाल रहा था कि तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर गुड्स खरीदने ही होंगे। अब ये क्लियर हो गया है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूएस के साथ ट्रेड डील करेगा तो सिर्फ इथेनॉल और कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर का वही लेगा। ये घी, समोसा, जलेबी बनाने वाला जो तेल वेल है ना ये शायद नहीं खरीदेगा भारत। IMEC नया सिल्क रोड, देखो जो बाइडेन की जब सरकार थी तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो कि यहाँ मुंबई से स्टार्ट होगा और यहाँ पर यूएई होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल और फिर यहाँ ग्रीस के पोर्ट पर जाएगा, तो ये बनने वाला था। लेकिन वो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई हुआ उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब इस डील में साफ साफ बोला गया कि भाई हम लोगों को ये कंटिन्यू करना होगा। अभी सऊदी अरेबिया को बस ऑनबोर्ड करना है। यूएई में रेलवे लाइन बिछ चुका है, जॉर्डन में ऑलरेडी है और जो इजराइल है वहाँ पर पोर्ट बन चुका है अपना। अगर नहीं भेजता है तो ये आसानी से हो जाएगा। और भारत का ये जो IEMEC है ना, अगर ये आने वाले समय में स्टार्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भाई इसको मतलब निगलेक्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिंग मुंबई टू हाइफा, इजराइल एंड देन यूरोप बाय रेल reduces shipping time 40% and cost 30%, alternative to Suez Canal and China's Belt and Road, global gateway, EU's green shipping corridors to reach India, connectivity is the backbone of $200 billion target। ट्रेड डील तो हो गया भाई, अब शिपिंग रूट को हमें अच्छे तरीके से बनाना होगा और इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। यूएई के साथ अपनी दोस्ती जम गई है, सऊदी अरेबिया के साथ अगर कुछ बात बन जाए तो ये आसानी से हो जाएगा, इसमें अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आ जाते हैं भाई, चीन और अमेरिका दोनों परेशान हैं इस डील के होने के बाद से, क्योंकि भाई चाइना के साथ भी ईयू का डील नहीं हुआ है, और भारत और ईयू के डील के बाद भाई चाइना के ऊपर से जो अपनी निर्भरता है ना यूरोपीय यूनियन, वो धीरे 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 कम करते जाएगा, और अल्टीमेटली भाई भारत को फायदा होगा और चाइना को नुकसान होगा लिटरली। US economic and political tension. US Republican senators warn that Trump's tariff are backfiring. Ted Cruz high prices is US supermarket will lead to the 2026 bloodbath. EU is now the buffer for India against US policy volatility. अब क्या है कि अमेरिका ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं भारत के खिलाफ, और भारत ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं अमेरिका के खिलाफ, और अब तो जमकर लड़ाई होगी। अब देखना होगा कि आज ट्रम्प साहब कोई ट्वीट करते हैं, आने वाले 1 और 2 महीने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या भारत अमेरिका के दबाव के नीचे झुकेगा, या फिर अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा भारत के साथ? अगर यहाँ पर अब कोई ट्रेड डील होती भी है, मैं समझता हूँ भारत को अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड डील करना है ना, तो भाई टैरिफ को सबसे मिनिमम 10% पर ही रखना होगा। उससे ज़्यादा अगर करता है तो ट्रेड डील करो ही मत भाई, छोड़ दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जितना डाइवर्सिफाई हो जाएंगे उतना अच्छी बात है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में लिख करके बताओ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।